Hello everyone, welcome to Major HSLC's बालनोई Academy. Myself गगन यादव, your GS faculty. और एक और क्लास लेकर आ गए हैं हम. आज क्लास होने वाली है Another Test Paper for Economics. आज टेस्ट पेपर होने वाला है आपका इकोनॉमिक्स का. तो स्टार्ट करते हैं. 30 क्वेश्चन होने वाले हैं आज इस पीडीएफ में. और इकोनॉमिक्स के मोस्टली जितने भी फील्ड्स हैं, टैक्सेशन है, बजट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड है, 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया, तो ऑलमोस्ट सभी को हमने इन क्वेश्चंस के साथ कवर करने की कोशिश करी है. फाइनेंशियल मार्केट और आपके कैपिटल मार्केट वो भी हमने कवर किए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कैन लीड टू. ये पूछ रहा है कि अगर करेंसी में डेप्रिसिएशन होता है तो दो चीजें होती हैं, एक होता है एप्रिसिएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन. दूसरा, करेंसी का एक रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन, और एक होता है आपका डिवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन का मतलब ही है करेंसी की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आ रही है. सेम होता है डेप्रिसिएशन का. और एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन भी बात सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज पर आता है? डिफरेंस आता है अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रहा है, और अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है तो डेलिबरेटली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक वो डेलिबरेटली डिवैल्यूएट करता है करेंसी को, तो उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन. क्लियर है? तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि डेप्रिसिएशन से क्या होगा इकोनॉमी के अंदर. फर्स्ट ऑप्शन है कि वो एक्सपोर्ट्स को गेन करेगी. जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे देश के, उनको गेन होगा. इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. और थर्ड है इन्फ्लेशन. तो तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3. तो देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है. देखिए, एक्सपोर्ट गेन क्यों करेगा और इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे क्यों हो जाएंगे, उसका रीजन है. देखिए, अगर ₹1 की वैल्यू मान के चलिए $50 है. कितनी है? ₹1 की वैल्यू आपकी अगर $50 है, और अगर ये जो रुपया है डिवैल्यूएट हो जाता है, यानी ₹1 की वैल्यू अगर मैं बोल दूं कि सर अब $100 हो गई है. कितनी हो गई? $100 हो गई है. तो मान के चलिए अगर आप एक्सपोर्टर हैं. क्या है? आप एक्सपोर्टर हैं. आपने क्या किया? आपने कोई सामान यहां से किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया. मान के चलिए एक वाटर बोतल है, वो आपने क्या करी? एक्सपोर्ट कर दी सर. और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको उसके $2 मिलते हैं. कितने मिलते हैं? $2 उस बोतल के मिले. तो जब वो $2 आप इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं और जब एक्सचेंज रेट पहले वाला है, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिलेंगे ₹100. और अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि ₹1 सॉरी, यहां डॉलर कर लेंगे आप, और ये रुपीज है, ये रुपीज है, और दिस इज डॉलर, दिस इज डॉलर. तो अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर आप डॉलर को एक्सपोर्ट कर रहे थे, $2 मिल रहे थे, तो मिले आपको ₹100. लेकिन जब आपने इस एक्सचेंज रेट पर एक्सपोर्ट किया, अब आपको कितने मिलेंगे? आपको ₹200 मिल रहे हैं. तो यानी कि एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि उसके मुकाबले में उसे इंडियन करेंसी यानी कि डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा एक्सचेंज में मिल रही है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उसको, और यहां के उसको वो खर्च करेगा. तो एक्सपोर्टर को गेन होगा. बिल्कुल राइट आंसर है. इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस, यानी कि जब कोई इंपोर्ट हम करेंगे तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं. बिल्कुल बात ठीक है. यही एग्जांपल अगर हम उल्टा कर ले, हम मान के चलिए क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, और उसकी हम 1 बैरल मंगाते हैं. 1 बैरल इंटरनेशनल मार्केट में मान के चलिए $100 की मिलती है, और एक्सचेंज रेट है पहला ये. तो अगर पहला वाला एक्सचेंज रेट है, तो जो $100 की मिलने वाली बैरल है उसकी करेंसी में कितनी वैल्यू होगी? ₹5000. क्लियर है? 50 को 100 से तो कितने होगी? ₹5000 इसकी मिलेगी. और अगर एक्सचेंज रेट ये हो जाता है तो वही $100 पर बैरल जो मिलने वाला तेल है वो हमें अब कितने का पड़ रहा है? वही सर हमको अब ₹10,000 में पड़ रहा है. तो इसका मतलब जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए. तो जब डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है
और इंपोर्टर्स को घाटा होता है। तो दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस, इंपोर्ट के प्राइस बढ़ गए। पहले एक बैरल 5,000 रुपए की आ रही थी, अब एक बैरल 10,000 रुपए की आने लगी। इंटरनेशनल मार्केट में बैरल के प्राइस अभी भी उतने हैं, लेकिन एक्सचेंज रेट के हिसाब से, करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से पैसे प्राइस बढ़ गए इंपोर्ट से। क्लियर है? इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। देखिए पहले कच्चा तेल 5,000 का मिल रहा था, अब 10,000 का मिलने लगा। तो ये क्या है? जनरल प्राइस लेवल के बढ़ गए क्रूड ऑयल के। तो तीनों ही ऑप्शन आपके 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो किस चीज का है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट होता है और एक क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये पूछ रहा है करंट अकाउंट का डेफिसिट सबसे ज्यादा कहां पर होगा? रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज, या इंक्रीज इन आउटबाउंड टूरिज्म, यानी बाहर जा रहे हैं लोग घूमने हमारे देश से, और थर्ड है इंक्रीज इन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर अगेन डी, 1, 2 एंड 3। देखिए अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी आपने बंद कर दी, यानी कि आप एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो क्या होगा? करंट अकाउंट में होने वाला जो क्रेडिट है वो कम हो जाएगा, डेफिसिट अभी भी उतना ही है, वो डेबिट अभी भी उतना ही है, तो क्या बढ़ जाएगा? डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है, डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। टूरिज्म, अगर टूरिज्म लोग बाहर जा रहे हैं तो फिर से डेबिट ज्यादा हो रहा है, लोग करेंसी बाहर लेकर ज्यादा जा रहे हैं और इंडिया के अंदर डॉलर कम आ रहा है, तो भी क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। और इंक्रीज इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये भी मैंने बताया कि इंटरनेशनल क्रूड जो है वो अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्रूड ऑयल के और हमें इंपोर्ट उतना का उतना ही करना है, तब भी क्या होगा? डेबिट ज्यादा होने लगेगा और करंट अकाउंट का डेफिसिट हमें बढ़ जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये पूछ रहा है, करंट अकाउंट तो हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। आई होप आपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत वेटेज है, बहुत क्वेश्चंस इसके पास्ट ईयर्स में आए हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। देखते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, कल की क्लास में हमने आईएमएफ करा था, उसमें एसडीआर हमने पढ़ाया था। प्राइवेट रेमिटेंसेस, एफडीआई और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो कैपिटल अकाउंट में जनरली क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट आता है या जो लोन आता है वो उस चीज से होता है। रेमिटेंसेस नहीं होते हैं। अगर 1 को ही आप निकाल देंगे तो ऑप्शन आ गया आपके 3 एंड 4। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, पीवाईक्यू है आपका। तो इसका मतलब प्राइवेट रेमिटेंसेस, प्राइवेट रेमिटेंसेस जो होते हैं वो आपके करंट अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। तो सिर्फ जो एफडीआई है, इन्वेस्टमेंट है, और बोरोइंग है, वो ही सिर्फ आपकी करंट कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होती है। क्लियर है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 3 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी हायर देन दी जीएनपी, कि जो जीडीपी है वो हायर हो सकती है किससे? जीएनपी से। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जीएनपी क्या होती है? जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम को जोड़ दें तो क्या होगा? वो जीएनपी निकल कर आती है। लेकिन अगर नेट फैक्टर इनकम माइनस में है, यानी कि यहां से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है, तो क्या होगा? जीएनपी जीडीपी से कम आएगी, तो जीडीपी कैन बी हायर देन द जीएनपी। तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी हमेशा जीडीपी से ज्यादा होगा, ये बोल रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से आपने कुछ ना कुछ कम किया है, तभी तो एनडीपी आया है। अगर आपने कुछ निकाल दिया कुछ में से तो कुछ आएगा, और वो कुछ क्या है? एनडीपी। तो जीडीपी में से कुछ ना कुछ माइनस किया है तब एनडीपी आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 2 गलत हो जाएगा। ओनली 1 इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो क्या करेक्ट नहीं है? बी ऑप्शन, यानी कि ओनली 2, सिर्फ 2 ही करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। 2 तरीके के मार्केट्स पढ़ते हैं हम, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म लोन से, यानी कि अप टू 1 ईयर्स, और कैपिटल जो है वो डील करता है जो लॉन्ग टर्म्स है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म वाले हैं, जैसे कि 1 साल से ज्यादा या 5 साल से ज्यादा की। क्लियर है? तो पूछा है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है। कमर्शियल डिपॉजिट्स भी होते हैं, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी होते हैं जो बैंक से रिलेटेड होते हैं, ये प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड होते हैं। कमर्शियल पेपर्स, ये भी जो है
जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट, उनसे रिलेटेड होता है, और नोटिस मनी। ये ऑल 4 1 2 3 एंड 4 सारे ही राइट आंसर हैं। ये क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। 1 2 3 एंड 4 कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स एंड नोटिस मनी, दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ मनी मार्केट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेज, question number 6 says which one of the following rates is are not determined by the Reserve Bank of India। आरबीआई के द्वारा कौन सा जो रेट है वो डिटरमाइन नहीं होता। हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे रेट्स पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन है ये। कॉल मनी रेट, जो बैंक्स हैं, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं लोन के, वो वाला रेट। प्राइम लैंडिंग रेट, जो आपको इंटरेस्ट, जो लोन्स मिलते हैं उस पर इंटरेस्ट, उसको प्राइम लैंडिंग रेट बोलते हैं। बेस रेट या बैंक रेट। So right answer is 1 2 3। इनको आरबीआई डिटरमाइन नहीं करता है, सिर्फ बैंक रेट है जिसको आरबीआई डिटरमाइन करता है। तो पूछा गया है कौन नहीं करता है, तो ये तीनों है जिनको नहीं करता है आरबीआई। तो 1 2 एंड 3 ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेपो और रिवर्स रेपो के ऊपर क्वेश्चन है। रेपो रिवर्स रेपो के ऊपर क्वेश्चन है। बोथ रेपो एंड रिजर्व रेपो मार्केट्स आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट। मैंने बताया मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, और रेपो रिवर्स रेपो में शॉर्ट टर्म्स की ही डील होती है। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बैंक कैन टेक लोन्स फ्रॉम आरबीआई अंडर रेपो मार्केट बाय रीपर्चेसिंग कमर्शियल बिल्स। जी नहीं, रीपर्चेसिंग होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। रीपर्चेसिंग एग्रीमेंट किसका होता है? कमर्शियल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो 2 नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन डी 1 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 सही है। इसका मतलब देख लेते हैं। बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट बाय पार्किंग देयर सरप्लस विद आरबीआई अंडर रिवर्स रेपो। बिल्कुल ठीक है। रिवर्स रेपो में जो सरप्लस पैसा होता है वो आरबीआई के पास रखा जाता है और उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। बैंक रेट इज हायर, रेपो रेट इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल ठीक है, ये भी राइट आंसर है। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा ही होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड टू टेक शॉर्ट टर्म्स लोन बाय द बैंक्स, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज। बिल्कुल ठीक है। ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर मनी मार्केट। बिल्कुल गलत है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म्स के टूल्स हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम क्या पढ़ते हैं? हम लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल मार्केट में हम पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ओनली ए। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। इट इज एप्लीकेबल on supply of goods and services against the old concept of manufacture of goods or an sale of goods or provision of service। बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग या सेल पर ना होकर सप्लाई पर डिपेंड कर रहा है, कि जहां सप्लाई, जैसे सप्लाई हो रही है उस पर जीएसटी लागू होगा। ओल्ड कंसेप्ट था मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स पर। बिल्कुल ठीक है, ये राइट आंसर है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द ओल्ड जो प्रोटोकॉल था ओरिजिन बेस्ड। जीएसटी को कैसे बोला जाता है? डेस्टिनेशन बेस्ड। मतलब जहां लोग कंज्यूम कर रहे हैं वहां पर जीएसटी डिसाइड होगा किस किस को बटेगा, ना कि जहां से कोई चीज सामान बनी है वहां से डिसाइड होगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और फिर से आ गया है आपका बीओपी की तरफ से, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओपी का ही क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसी के अंदर आता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। आगे देख लें। इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का बीओपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि बिल्कुल बात सीख है। ये करंट अकाउंट के अंदर आता है, करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ए कंट्री दैट इंपोर्ट्स मोर गुड, जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करती है सर्विसेज का और गुड्स का, और अपने एक्सपोर्ट के मुकाबले
उनका जो ट्रेड डेफिसिट होता है, और जबकि जो दूसरी कंट्री है जो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है और इंपोर्ट कम कर रही है, उनका ट्रेड सरप्लस होता है। तो यही तो बात है, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ट्रेड सरप्लस में आएंगे, ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट में आएंगे। यानी कि बोथ ए एंड बी आर योर करेक्ट, इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आ गया है बजट के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीरो बजटिंग। जीरो बजटिंग पे पूछ रहा है, क्या है? एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम कैन बी डिस्कार्डेड। बिल्कुल ठीक बात है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द स्क्रैच। इफ दे फाउंड आउटडेटेड, बिल्कुल ठीक है। जीरो बेस बजट क्या होती है कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका पैसा काट दिया जाएगा उस प्रोग्राम का या मिनिस्ट्री का। इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाइड ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम एज द आउटकम ऑफ सच प्रोग्राम इज इंटेंजिबल इन नेचर। ये भी बिल्कुल ठीक है, ऐसी बजटिंग जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर नहीं होती, क्योंकि उनके जो रिजल्ट है आउटकम्स को उनको जांच पाना वो इंटेंजिबल होते हैं, पता नहीं लगा पाएंगे प्रोडक्टिव है या नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आप नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो नाइदर, यानी कि गलत कोई भी नहीं है, सारे ही सही हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाता है नाइदर वन एंड नोर टू, नोर करेक्ट पूछा है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है जी। फाइनेंस कमीशन के ऊपर, इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। Report so submitted is advisory in nature, therefore it is described as the balance wheel of the fiscal federalism। देखिए, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। तो ये रिपोर्ट किसको पब्लिश कर देंगे? अपनी प्रेसिडेंट साहब को। तो ऑप्शन ये हो जाता है गलत। लेकिन प्रेसिडेंट साहब फिर बाद में पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को टेबल करते हैं, ये ध्यान रखना। सबमिट किसको करेंगे? प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट साहब टेबल करते हैं पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिपोर्ट सबमिटेड इज एडवाइजरी नेचर में होती है और ये फिस्कल फेडरलिज्म का एक बैलेंस व्हील है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या है? टू ओनली, यानी कि बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेस एंड सरचार्ज। एक और टैक्सेशन पर क्वेश्चन आ गया है। सरचार्ज गोज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। बिल्कुल ठीक है। दो चीज होती है, सेस एंड सरचार्ज। ध्यान रखना, टैक्स के ऊपर एक टैक्स चार्ज किया जाता है, काउंट किया जाता है। सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है, सरचार्ज किसी स्पेसिफिक पर्पस के नहीं होता। उसका जो पैसा है, उसका जो रेवेन्यू है, वो कहीं भी यूज किया जा सकता है। जबकि जैसे कि हेल्थ सेस लगता है आपकी इनकम टैक्स पर, तो वो क्या है, बता दिया कि हेल्थ सेस है, यानी कि हेल्थ के ऊपर ही उसका पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये तो ठीक है। बोथ सेस एंड सरचार्ज कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली। बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेस ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो सकता है, सरचार्ज कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। तो यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, वन ओनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। बिल्कुल बात ठीक है, नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। सीईओ इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर फिक्स्ड टेन्योर। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक फिक्स्ड टेन्योर होता है सीईओ का, जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सो पूछ रहा है करेक्ट, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्लानिंग कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। प्लानिंग के ऊपर, द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन इन 1950। 1950 में रेजोल्यूशन से आई थी, यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ओरिजिन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन से ये आइडिया लिया गया था। ये भी बात ठीक है। जो हमारे 5 ईयर प्लान से कहां से इंस्पायर्ड है? सोवियत यूनियन से। तो दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट के कुछ ईयर्स में। क्लियर? चलिए 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। कि ये बोला है जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया, यानी कि 1956 से लेकर 1961 तक, उसमें हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया था। यह बिल्कुल राइट आंसर है। आपने देखा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है हमारा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसने फोकस किस पर किया? एग्रीकल्चर सेक्टर पर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पर।
फूड सिक्योरिटी पर हमने किया, खाने के लिए बिल्कुल खाद्य पदार्थ नहीं थे हमारे पास, तो हमने किस पर फोकस किया इनिशियली? एग्रीकल्चर पर। लेकिन जब हम जैसे ही सेकंड 5 ईयर प्लान पर पहुंचे, महालनोबिस प्लान बोला जाता है, नेहरू प्लान बोला जाता है, उस पर हमने किस पर फोकस किया? जो हैवी इंडस्ट्रीज है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने फिर 3 स्टील प्लांट्स को बनाया, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स बनाए हमने उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के अंदर। क्लियर है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड 5 ईयर प्लान कुड नॉट अचीव द टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट ड्यू टू इंडो चाइना एंड इंडो पाक वॉर। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसका समय कौन सा था? 61 से लेकर 66। 1961 से लेकर 1969 में हमने बहुत ड्रॉट्स देखी और 2 वॉर देखी और 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। नेहरू जी की डेथ उसी समय पर हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ उसी समय पर हुई थी, और 2 वॉर देखे और बहुत सारी ड्रॉट्स देखी। तो जितनी हमारी टारगेट थी उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, करेक्ट पूछा हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट जनरली हैपेंस इफ द बैंक रेट इंक्रीज। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया है। ये बोल रहा है कि अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो वो एक्चुअल में रिजल्ट क्या कहेगा नॉर्मली? एन इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 2 तरीके के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है मार्केट, यानी कि जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में सेविंग अकाउंट पर, उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा, अगर आपने बैंक से लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं। ये कह रहा है दोनों में ही क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि इसमें डिक्रीज हो जाएंगी, फॉल हो जाएगा, या राइज ओनली इन डिपॉजिट रेट्स या राइज इन लैंडिंग रेट। एक बोल रहा है कि सिर्फ इसमें राइज होगा, एक बोल रहा है सिर्फ इसमें राइज होगा। सो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों में ही इंक्रीज आएगा। कैसे? अब बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, यानी कि बैंक जो अब आरबीआई से लोन में पैसा ले रहे हैं, वो लोन में पैसा लेना महंगा हो गया है। तो इसका मतलब वो कम पैसा उधार लेंगे, कम पैसा लोन में लेंगे आरबीआई से। अब जब कम पैसा लोन में लेंगे, बैंक के पास भी लोनेबल फंड कम बच गए। अब जब पैसे कम बच गए तो आपको जो लोन मिलेगा वो भी हैवी इंटरेस्ट पर मिलेगा। दूसरा, अब लोन के पास पैसा कम है, आरबीआई से पैसा कम आ रहा है, वो आपके पास जाएगी, वो बोलेगी कि आप पैसा जमा कर दीजिए सर, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो आपको बुलाने के लिए वो क्या करेगी? वो आपको भी हाई इंटरेस्ट पे करेगी। इसलिए दोनों ही मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्वालिटेटिव कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन है, 2 तरीके के पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये पूछा है क्वालिटेटिव टूल क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, आपने इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। बैंक रेट, ये भी किसका है? क्वांटिटेटिव है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज होना, वो भी कैसा है? वो भी क्वांटिटेटिव है। वेज एंड मींस एडवांस क्या है? ये भी एक तरीके का गवर्नमेंट का टूल है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेना। क्लियर है? तो ये भी क्या है? अलग है। ये भी मार्जिन रिक्वायरमेंट या लोन टू वैल्यू रेशियो बोल देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिलिप्स कर्व। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि जो फिलिप्स कर्व है वो एक किसके बीच का रिलेशनशिप बताते हैं? तो किसका है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट tells about the relationship between unemployment and inflation। और ये रिलेशनशिप कैसी है सर? बताइए भाई साहब, कैसी है? ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसी है? नेगेटिव। यानी कि वो कहते थे अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इधर इन्फ्लेशन लिया इन्होंने, इधर अनएम्प्लॉयमेंट लिया। तो देखिए I1 और I2, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, I2 से I1 पहुंच गया, तो देखिए U2 से U1 आ गया, यानी कि क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है। तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप थी, इस बात का भी ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब मनी मार्केट से के इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो देखिए हमें पता है कमर्शियल बिल्स,
कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां बॉन्ड्स आ गए वहां क्या आ गया, एक लॉन्ग टर्म का इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो बॉन्ड्स नहीं होंगे, ये लॉन्ग टर्म है और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो अगर हमने दो निकाल दिया ऑप्शन थे, सिर्फ हमें पास एक ऑप्शन बनता है 1 और 3, इसका मतलब 4 भी गलत है। फिर से बॉन्ड आ गया, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो ये भी गलत है। सो राइट आंसर क्या होगा, ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल बिल्स। ट्रेजरी बिल्स कहता है सरकार जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेती है, और लॉन्ग टर्म के लिए होगी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल्स, ध्यान रखना। सो ऑप्शन 1 एंड स्टेटमेंट 1 और 3 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, बैंकिंग क्लासिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया है। चलो देखते हैं। तो हमने सभी फील्ड से क्वेश्चन टच किए हैं, माइक्रो बैंकिंग और आपका गवर्नमेंट, बीओपी, बजट, सभी के क्वेश्चन एक मिक्स करके देख रहे हैं। क्लियर है? दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ये गलत है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, यही तो सबसे पहली कंडीशन होती है, एनबीएफसी होना और बैंक होना। चलिए, दे होल्ड बैंकिंग लाइसेंस, यही खत्म हो जाता है, उनके पास बैंकिंग लाइसेंस होते ही नहीं है, तभी तो वो एनबीएफसी हैं। एंड प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग अ लीगल डेफिनेशन, ये तो बड़ा ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है। They are not allowed to provide service of extending loans and credit facilities, ये भी गलत है। वो अलाउड होती हैं एक्सटेंडिंग लोग, आप मुथूट फाइनेंस को पढ़ते हैं, बैंकिंग लाइसेंस नहीं है उसके पास, लेकिन क्या है वो जो लोन्स वगैरह है, क्रेडिट फैसिलिटीज है, ये तो प्रोवाइड कराती है, तो ये भी गलत हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो करेक्ट क्या होगा, नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कोई सा भी सही गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई एक सही ही होगा, सारे भी गलत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन अ कमर्शियल बैंक टेक शॉर्ट लोन्स, शॉर्ट लोन्स किस मैकेनिज्म के अंदर ले सकता है बैंक? एलएएफ पढ़ते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल सही। एमएसएफ, ये भी बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर कोटा की यूज करी जा सकती है। कॉल मनी मार्केट, ये तो होता ही है, कॉल मनी, नोटिस मनी, और ट्रेजरी बिल मार्केट। बताइए, कमर्शियल बैंक्स, ट्रेजरी बिल नहीं होगा, क्यों? ये गवर्नमेंट लोन लेती है, समझ आ रही है? ये मनी मार्केट का ही पार्ट है, शॉर्ट टर्म लोन है, लेकिन ये गवर्नमेंट ले रही है, कमर्शियल बैंक नहीं ले रहे हैं। कमर्शियल बैंक सिर्फ इन 3 से ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, 2 एंड 3, यानी कि सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट सूटेड टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी क्विकली इन द इकोनॉमी? क्विकली इन द इकोनॉमी, कौन सा जल्दी दे देता है? कौन ऐसा मेथड होगा जो जल्दी से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ा देगा? सबसे देखो, ध्यान रखना, रिडक्शन इन रेपो रेट, रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट, रिडक्शन इन एसएलआर एंड रिडक्शन इन सीआरआर, ये सारे ही लिक्विडिटी को बढ़ा देंगे, ध्यान रखना। लेकिन कौन सा बहुत जल्दी बढ़ाएगा? सो राइट आंसर आपका होगा रिडक्शन इन सीआरआर। कैश रिजर्व रेशियो में रिडक्शन करते ही लिक्विडिटी बहुत तेज बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों के पास अब पैसा ऑलरेडी उनके पास ही रह जाएगा, लोनेबल फंड, अब वो मार्केट में लोन दे सकते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बैंक लोन में आरबीआई से लोन में लेने ही नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, जरूरी नहीं है। एसएलआर में उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड में भी पैसा रखा रहता है, एसेट्स में पैसा रखा था, जरूरी नहीं है उसमें रिडक्शन कर दिया तो उसको वो दोबारा से लिक्विडिफाई करके कैश करके लोन में दे सकते हैं, इतना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रिडक्शन इन सीआरआर इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अ राइज इन इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी बॉन्ड प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ये गलत है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड प्राइस हमेशा घटेंगे। डिमांड ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर हायर। आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं फ्यूचर में जब बॉन्ड के प्राइसेस और कम होंगे मैं जब जाके इन्वेस्ट करूंगा। समझ आ रही है बात? तो ये गलत है। विद हायर प्राइसेस टू द बॉन्ड यील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजेस राइजेस, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इवन बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर बॉन्ड के जो प्राइस है वो घटेंगे तो बॉन्ड पर मिलने वाली यील्ड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों आप सस्ते पैसे में बॉन्ड को खरीद सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट उस पर मिलने वाला है अब आपको उस इंटरेस्ट पे प्रोपोर्शनल वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू से कम पर आपने खरीद लिया, इंटरेस्ट रेट जो मिलना है उस पर मिलेगा, तो इसको बोलते हैं यील्ड। ये जो प्रॉफिट आपके बीच में हो रहा है, तो ये हमेशा अपोजिट होते हैं। तो ऑप्शन पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो दोनों ही नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। आई होप मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता देखो आपको इस क्लास में,
सिर्फ टेस्ट पेपर है। आई होप, मैं मान के चलूंगा आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और क्वेश्चंस के साथ उनकी क्लैरिटी का अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आपका दूर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था, नहीं अटेम्प्ट हुआ, तो आप जाएंगे दोबारा और दोबारा उस चीज को रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे यहां पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इफ आरबीआई डिसाइड्स टू कीप मनी सप्लाई अनचेंज, कि उसने मनी सप्लाई को नहीं बढ़ाया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल सेम रखे हैं, कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो मनी की डिमांड है वो अगर इंक्रीज कर जाती है, तब क्या होगा मार्केट के अंदर? भाई मनी की डिमांड बढ़ गई, पैसा उतना ही है बैंक के पास, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स कैसे हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। इंक्रीज मार्केट डिटरमिनेंट रेट्स, समझ रहे हो आप? तो ये बोल रहा है डिक्रीज, ऐसा नहीं होगा, कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही मार्केट डिटरमिनेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। और प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग पर ऑप्शन है, तो उनकी डेफिनेशन अगर आपको बताओ, ये पूछा कि प्राइस फ्लोर क्या होता है। प्राइस फ्लोर क्या होता है भाई? एक तो रूम है आपका, ये क्या हो गया? प्राइस फ्लोर। ये क्या हो गया? प्राइस सीलिंग, यानी कि सीलिंग आपकी। इसका मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते, इससे नीचे नहीं गिर सकते प्राइस, यही होगा। देख लेते हैं। प्राइस फ्लोर यानी ये इज अ मेजर दैट प्रिवेंट्स प्राइस फ्रॉम ऑफ अ गुड फ्रॉम एक्सीडिंग अ स्पेसिफिक लेवल। एक्सीड, बढ़ना नहीं सर, बढ़ना नहीं, वो कह रहा है कि इससे नीचे नहीं घट सकते, इस फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, डिक्रीज नहीं हो सकते इससे ज्यादा, तो ये गलत हो जाएगा, उल्टी दी हुई है। प्राइस सीलिंग की डेफिनेशन दी हुई है इसमें। प्राइस सीलिंग की क्या सही दी हुई है? इज द मैकेनिज्म बाय विच द प्राइस ऑफ द गुड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग। जी नहीं, सीलिंग में तो ऊपर जाने से रोका जाता है, नीचे तो प्राइस फ्लोरिंग, यानी कि अपोजिट डेफिनेशन दी हुई है तीनों में। प्राइस फ्लोर की ये डेफिनेशन है, सीलिंग की ये डेफिनेशन है, तो दोनों ही गलत है। करेक्ट पूछ रहा है, नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे प्राइस फ्लोरिंग क्या होती है, प्राइस सीलिंग क्या होती है। जैसे कि सैनिटाइजर्स पर फ्लोरिंग प्राइस सीलिंग लगा दी थी कि इससे ज्यादा पैसे में सैनिटाइजर नहीं बिकेगा कोविड के टाइम पर। क्लियर है? और फ्लोरिंग का क्या होता है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे बोल रहे हैं, वो एक इसका प्राइम एग्जांपल है कि इससे कम में मंडी के अंदर अनाज नहीं खरीदा जाएगा, तो उसको ज्यादा फॉल होने से प्रिवेंट कर रही है सरकार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्राइस इलास्टिसिटी क्वेश्चन है कि प्राइस इलास्टिसिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही बात है, अगर सब्स्टिट्यूट्स आपके अवेलेबल ज्यादा हैं तो जो डिमांड है वो ज्यादा मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि आप अगर प्राइस कम ज्यादा करेंगे तो लोग आपके प्राइसेस को छोड़कर उधर चले जाएंगे या वहां से यहां आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इफ इट इज अ गुड, इज अ लग्जरी और अ नेसेसिटी, बिल्कुल ठीक है। अगर लग्जरी गुड है तो उसकी जो इलास्टिसिटी हुई है कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होगा, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लग्जरी गुड है, आप पैसों को कितना बढ़ा दीजिए, जिसके पास पैसा है वो कार को खरीदेगा स्पोर्ट्स कार को। क्लियर? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड, बिल्कुल, अगर ज्यादा आप इनकम को स्पेंड कर रहे हैं किसी गुड के ऊपर तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इलास्टिक और इनइलास्टिक हो सकती है, वो भी इफेक्ट करेगी, बिल्कुल ठीक है। तो ऑल आर 3। कितने ऑप्शंस करेक्ट है? तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलिए 28 की तरफ चलते हैं। एंड 28 कहता है लेजीज फेयर। हमने इकोनॉमिक्स की जब क्लास करी थी हमने बताया था कि जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। एडम स्मिथ की बात करी थी, इनविजिबल हैंड की बात करी थी हमने। क्लियर है? सेज लो की बात करते हैं, पीगू जैसे इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो लेजीज फेयर इकोनॉमी कैन बी आइडेंटिफाइड, मैंने बताया था, क्या बताया था? ये इनविजिबल हैंड, लेजिस फेयर, यानी कि फ्री मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट फोर्सेस अपने आप डिटरमाइन करेंगी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, पहला ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इसकी बात नहीं करता। प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेस, इसकी बात नहीं करता। कम्युनिटी ओनरशिप, इसकी बात नहीं करता। किसकी बात करता है? लेजिस फेयर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। क्लियर? चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30। What does law of supply indicate? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कैसी रिलेशनशिप है। तो कैसी रिलेशनशिप होती है सर? पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड QS भी इंक्रीज हो जाती है। व्हेन प्राइस राइज प्रोड्यूसर डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड, ये गलत है। व्हेन प्राइस राइज प्रोड्यूसर इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। प्राइस हैव नो इंपैक्ट, जी इंपैक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर ओनली सपोर्ट्स गुड्स एंड प्राइसेस आर लो, ये भी बिल्कुल करेक्ट। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेंगे तो सप्लाई को भी वो डिक्रीज कर देगा। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या बोलता है?
विद रेफरेंस टू द प्राइस इलास्टिसिटी। एक और क्वेश्चन आ गया है, डिमांड फॉर गुड्स कंसीडर द डिमांड फॉर एन एसेंशियल आइटम इज ऑलवेज इलास्टिक, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स मेक्स डिमांड इलास्टिक। ये तो बिल्कुल ठीक है, पर ये ऑलवेज आ गया, क्या जरूरी थोड़ी ना एसेंशियल की हमेशा इलास्टिक ही होगी? बिल्कुल जी, अगर कोई भी गुड एसेंशियल है यानी कि वो इलास्टिक है। नहीं, कोई भी अगर गुड एसेंशियल है तो उसकी एसेंशियल गुड की तो हमेशा इनइलास्टिक होती है। जैसे कि अगर मैं सोल्ट की बात कर दूं, बहुत ज्यादा एसेंशियल है तो प्राइस उसके कम ज्यादा भी हो जाए लेकिन डिमांड जो है वो इनइलास्टिक ही रहेगी, तो ये आपका गलत हो जाता है। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज ऑलवेज इनइलास्टिक, बिल्कुल ठीक बात है। तो दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ओनली टू, कि लग्जरी गुड्स की जो तभी तो वो लग्जरी है क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, तभी तो हमने बोला। क्लियर होगी बात? सो ऑल ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट। ये थे आज के क्वेश्चंस आपके। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करी होगी। बाकी पढ़ते रहिए, और क्लासेस और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस लेकर आएंगे आपके एग्जाम के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।